Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 24th December 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. So first article is India's steel frame. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे India's steel frame. इसमें हम सिविल सर्वेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड आर्टिकल है हमारा सेलेक्टिव इंडिसीजन. नेक्स्ट है हमारा कैनरी इन द कैनोपी, जो हमारी अभी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर आई है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. देन नेक्स्ट है हमारा गेटिफिकेशन ऑफ द WTO एंड लास्ट में है नो डिटेंशन. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं और ये मेंस ओरिएंटेड आपके ज़्यादा है, तो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. एंड PDF के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल. इंडियाज स्टील फ्रेम डज नीड अ चेक. अब हम इसमें स्टील फ्रेम किसको यहाँ डिनोट कर रहे हैं, तो स्टील फ्रेम की अगर हम बात करें तो जो आपके IS ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है. सो इंडियाज गवर्नेंस चैलेंज डिमांड अर्जेंट रिफॉर्म टू मॉडर्नाइज इट्स ब्यूरोक्रेसी. तो यहाँ पर जो इंडिया का जो गवर्नेंस है वो क्या डिमांड कर रहा है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें क्या होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसे मॉडर्नाइज करना चाहिए. द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टोरी की बात करते हैं, विच इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन ग्रोथ एंड इनोवेशन. इट्स जुडापोज्ड द विद द इंड्यूरिंग इशूज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, अंडर इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल सेक्टर एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी. तो देखो, हम अगर हमारी इकोनॉमिक स्टोरी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में कैसे कैसे ग्रोथ आती है. तो पहले इसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो ग्रोथ एंड इनोवेशन में जो यहाँ पर हमें हिंड्रेंस दिखाई दे रहा है ना, हिंड्रेंस जो रुकावटें आ रही है उसमें पहला क्या है, जो पहला इशू है क्या है, इनकम इनइक्वालिटी है. जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं वो अंडर इन्वेस्टमेंट है, मतलब वहां पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है. एज सेकंड यहाँ पर क्या आपकी नेक्स्ट आ जाती है थर्ड, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी. इनएफिशिएंसी मतलब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंस, मतलब कि इतनी इफिशिएंसी के साथ क्या है, वर्क नहीं कर पा रहे हैं. सेंट्रल टू दी नैरेटिव इज द Indian state administrative service, which has for long held sway over the nation's governance. तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब ब्यूरोक्रेसी की बात आती है, गवर्नेंस की बात आती है, तो सबसे पहले किसका नाम आता है, IS ऑफिसर्स का नाम आता है. सो इनको क्या करना पड़ता है कि देखो, persistent challenges within the IS and the wider bureaucracy have highlighted the urgent need for administrative reform to unlock India's true economic potential. तो अगर हमें इंडिया का ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करना है तो इसके लिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, ब्यूरोक्रेसी है, इसमें हमें एक अर्जेंट रिफॉर्म की क्या है, जरूरत है. अब देखो, हम IS ऑफिसर्स जो IS होते हैं इनमें क्या क्या इनकी जो लीगेसी है उसके बारे में बात करें और जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करें, तो IS जो होते हैं उन्हें इंडिया का स्टील फ्रेम के नाम से आपका कहा जाता है ना. और इनका जो ओरिजिन है आपको कॉलोनियल टाइम से ही देखने को मिलता था. पहले यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विस होती थी, है ना, ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विस. पोस्ट इंडिपेंडेंस ये यहाँ पर हमारा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका एक बैकबोन बनता है और आज के टाइम पर हम इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानते हैं. येट दिस लेगेसी हैज नॉट बीन विदाउट इट्स क्रेक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. अब देखो, लेकिन आप IS ऑफिसर्स की बात करते हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, आउटडेटेड पर्सनल प्रैक्टिसेस हैव ग्रेजुअली इरोडेड इट्स इफेक्टिवनेस. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनके साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो आपके MPs MLAs होते हैं इनके आगे पीछे, मतलब नॉट आगे पीछे कहेंगे, लेकिन उनके काम पर ये ज्यादा फोकस रहता है इंस्टेड ऑफ जो ये सिविल सर्विस. जैसे कि हम बात करें ना, आपको सिविल सर्विस करना है, मतलब आपको जो लोग हैं उनकी सेवा करना है, उनकी सर्विस करना है. लेकिन ये पॉलिटिकल सर्विस मतलब की जो आपकी होती है उसमें ही रहते हैं. उनका इंटरफेरेंस, लाइक अगर वो अच्छा काम करने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्वेंट ट्रांसफर जैसी जो इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा जो IS ऑफिसर्स, इनका पॉलिटिसाइजेशन का बहुत बड़ा इशू है. उनके ट्रांसफर हो जाते हैं या तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर जैसे कि कोई पर्सन है लाइक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी भी मेंबर को या फिर कोई भी पॉलिटिशियन है उस पर ज्यादा यहाँ पर फेवर है, पॉलिटिकल लॉयल्टी यहाँ पर ज्यादा कर रहा है, तो उसको ना तो मेरिट के बेसिस पर नहीं, उसकी जो यहाँ पर वो यहाँ उसके लिए किसी भी पॉलिटिशियन के लिए अगर वो अच्छा काम करे तो उस बेसिस पर उसको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है. सो हैव अंडरमाइंड द मोरल एंड प्रोफेशनलिज्म. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक IS ऑफिसर का मोरल है और प्रोफेशनलिज्म है वो अंडरमाइन होता है. ठीक है. ऑफिसर्स ऑफन स्ट्रगल टू डेवलप डोमेन एक्सपर्टीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट रोटेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट. अब देखो, आप
यहाँ पर आपका जो मेन ट्रेड है आप उसको शो ही नहीं कर पाते, आप सिर्फ यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप यहीं पर इधर उधर घूमते रह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा, इसकी वजह से क्या होता है, आपका करप्शन और इफिशियंसी हमें क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। So executive led governance in India characterized by centralized decision making yielded mixed result। ठीक है, अब देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, कुछ रिफॉर्म्स लाने होंगे। अब अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट्स लिए और जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी उसको कर्व करने की कोशिश की, लाइक पॉलिटिसाइज्ड ट्रांसफर, इंट्रोड्यूसिंग मेजर टू इनहेंस ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। बट इसको क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया, क्या क्रिटिसाइज किया गया, दैट अगर यहाँ पर जो सारी पावर आपकी किसके पास जा रही, पीएमओ के पास, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है यहाँ पर उनके पास पावर जो हो रही सेंट्रलाइज हो रही, मतलब रिस्किंग अंडरमाइनिंग द ऑटोनॉमी ऑफ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स लीडिंग टू फर्दर डिसएम्पावरमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर। यहाँ पर क्या है, देखो कहाँ पर किसका ट्रांसफर, किस आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर कहाँ होना है, किसको प्रमोशन मिलना है, किसको नहीं मिलना है, क्या सारी चीजें हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है पीएमओ वो डिसाइड कर रहा है। तो पावर आपको समझ में आ रहा है, सेंट्रलाइज हो रही है और इससे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो फिर से डिसएम्पावरमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गया। सेकंड, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इंडिया में हम ये आज से बात नहीं चल रही है, इंडिपेंडेंस की बात से ही ये कहा जा रहा है कि हमें इसको क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। तो देखो आपको फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी आता है 1966 में, जिसको एआरसी कहते हैं आपका। सब्सिक्वेंट कमीशन हैव कंसिस्टेंटली एम्फसाइज द नीड फॉर स्पेशलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड मेरिट बेस्ड प्रमोशन। तो एआरसी में 1996 की जो एआरसी रिपोर्ट थी इसमें ये कहा गया कि आपका क्या होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में आपका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और मेरिट बेस्ड प्रमोशन होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। सेकंड एआरसी आपकी क्या कहती है, 2005 में सेटअप की गई थी। इन्होंने क्या किया था, ब्लूप्रिंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एक ब्लूप्रिंट निकाला था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए। इट इंक्लूड रिकमेंडेशन फॉर लोअरिंग द परमिसिबल एज ऑफ एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज। यहाँ पर की ये कहा कि जो लाइक सिविल सर्विस, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, है ना, तो आपका क्या है अभी 21 ईयर के आप जब हो जाते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपने क्लियर कर लिया एग्जाम तो आप 21 ईयर की एज में ही क्या बन सकते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि सिविल सर्विसेज में ये जो एज है उसको कम किया जाए। इंट्रोड्यूसिंग परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन, यहाँ पर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उस बेसिस पर क्या होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। और यहाँ पर लेटरल एंट्री की भी बात की गई, स्टैब्लिशिंग सेफगार्ड एंड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी ट्रांसफर। However, many of these recommendations remain unimplemented। तो इतने यहाँ पर सेकेंड एआरसी में क्या गया था, आपका रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन कुछ को आपका इम्प्लीमेंट किया गया, कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब देखो जो आपका लेटरल एंट्री वाला है, ठीक है, तो लेटरल एंट्री इनटू सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पोजीशन में यहाँ पर दिया गया है। इससे ये कहा गया कि हम इसे डाइवर्सिफाई करेंगे, हमारा जो गवर्नेंस है वो डाइवर्सिफाई होगा, ये वो फलाना ठिकाना। सो सिंस 2018 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज परस्यूड लेटरल रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग इंडिविजुअल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो लेटरल एंट्री में एक्चुअली ये है कि लाइक अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है किसी भी डोमेन में, है ना, बहुत आप उसके कह सकते हैं ज्ञाता है इस टाइप के, तो आपको यहाँ पर लाइक लेटरल रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको यहाँ पर असाइनमेंट मिल सकता है। सो बाय 2023 दिस इनिशिएटिव सॉ द अपॉइंटमेंट ऑफ 57 ऑफिसर। इसके चलते यहाँ पर 57 ऑफिसर्स को अब तक अपॉइंट किया गया है। मैनी ऑफ whom were drawn from the प्राइवेट सेक्टर्स, ज्यादातर इसमें से प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, आपका रिफ्लेक्टिंग अ डेलिब्रेट एफर्ट टू इन्फ्यूज फ्रेश टैलेंट एंड पर्सपेक्टिव इनटू गवर्नेंस। ठीक है, सो द यूनियन यूपीएससी जो है रिसेंटली उन्होंने ये एडवर्टाइज किया 45 पोस्ट फॉर लेटरल एंट्री। यूपीएससी ने भी यहाँ पर 45 पोस्ट क्या है लेटरल एंट्री के लिए आपका एडवर्टाइज किया था। इसके चलते आप सभी को पता होगा बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे, है ना, जिसमें इसकी कहा जा रहा था कि लेटरल एंट्री करना, तो इसमें जो ये जो इनिशिएटिव है इसने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस किया था आईएएस ऑफिसर के द्वारा, जो भी सिविल सर्वेंट्स थे ना इनके द्वारा। सो इसमें क्या था, आर्ग्यू दैट इट कुड अंडरमाइन द इनकम्बेंट मोरल एंड डिस्टॉर्ट प्रमोशन इंसेंटिव। तो इससे क्या होगा, लाइक आप सीनियर पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, लेटरल एंट्री करवा रहे हैं, इससे क्या होगा, जो परमिशन मतलब कि प्रमोशन है ना, इंसेंटिव से वो डिस्टॉर्ट होगा, और जो आईएएस ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट्स का आपका मोरल है वो भी डाउन होगा कि हम यहाँ पर कुछ अच्छा काम करें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है इशू। तो अभी हमें इस रिफॉर्म में भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यूएस की बात करते हैं, यूएस का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने लाइक ब्यूरोक्रेसी में गवर्नेंस में रिफॉर्म करने के लिए वो क्या उन्होंने प्रपोज किया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको डॉज कहते हैं, अंडर द यूएस
elect Donald Trump offers an intriguing model for reforming India's administrative apparatus। तो यहाँ पर इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है इसको किस तरीके से हम रिफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए ये इनिशिएटिव हम लेकर आ सकते हैं, जिसमें हम इसका एम क्या है, स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। जितने भी गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, हम जो इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करें एंड एलिमिनेट रिडंडेंट एजेंसीज ऑल while leveraging the expertise of leaders such as Elon Musk and Vivek Ramaswamy। तो मतलब इसमें ये है एक तरीके से कि जो भी जो एक्सपर्ट नहीं है ना, तो उनको हटाओ और जो एक्सपर्ट है उनको लेकर आओ, एक्सपर्टीज को यहाँ पर लेकर आने की बात की जा रही है। सो रिफॉर्म इंडियन ब्यूरोक्रेसी ये कोई स्मॉल टास्क नहीं है हमारे लिए। आईएएस जो है आपके रिमेन्स डीपली इंट्रेंस्ड इन द कंट्रीज गवर्नमेंट। Proposal of lateral entry, performance based promotion, specialized training often face resistance। ये resistance face करते ही है services में, where senior based or progression and journalist approaches are deeply institutionalized। तो अब फर्दर इसमें हम देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती है। सेकंड हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सेलेक्टिव इंडिसीजन। तो देखो इस आर्टिकल में अगर आप सभी को पता होगा जीएसटी काउंसिल का भी मीटिंग हुई थी और इसमें ये आपका देखा गया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पर अभी भी क्या है आपका 18% का क्या लगता है, जीएसटी लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका। एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में आपका जीएसटी लगता है, हेल्थ में यहाँ पर जीएसटी लग रहा है। अल्कोहल की बात करते हैं, इन सबको अभी इन पर जीएसटी ही नहीं लग रहा है। तो इन चीजों पर फोकस करने के बजाय आपने किस पर फोकस किया कि पॉपकॉर्न पर कितना यहाँ पर जीएसटी लगना चाहिए। तो इसके आप लोगों ने देखे भी होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आपके मीम्स भी बने थे ये सारी चीजें। तो लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स आउटकम सिंगल कैप्रिशियस अप्रोच। तो अभी इसमें यही आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि ये सेलेक्टिव इंडिसीजन है ना, मतलब आपको जिस चीज पर फोकस करना चाहिए था आपने उस पर फोकस नहीं किया। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस करना चाहिए था, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास का आदमी है अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें 18% जीएसटी लगा रहे हैं। तो कोई बंदा क्यों यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लेगा, इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगा, इतना वो फालतू का जीएसटी दे रहा है। एजुकेशन टैक्स ले रहे हैं आप, अल्कोहल और इन सारी चीजों पर इसको जीएसटी के अंडर लेकर आना था, तो आप इसमें जीएसटी आपने इंक्रीज नहीं किया। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स लगना है, कितना टैक्स नहीं जीएसटी लगना है, कितना जीएसटी नहीं लगना है। तो इस आर्टिकल में एज सच तो कुछ नहीं, ऑलरेडी डिस्कस्ड आर्टिकल है, बस इसमें यही है कि हमें इस पर क्या करना चाहिए था। देखिए, द लॉन्गर दिस इंडिसीजन एंड द फी ड्रैगिंग ऑन द ब्रॉडर रेट रैशनलाइजेशन प्लान लॉन्च्ड ओवर 3 years ago persist, the words will be implication or consumption that had already turned tentatives and private investment plans that hinged on consumption as well as tax certainty। So the council decision to reverse an October verdict of the Supreme Court letting reality players claim input tax credits on cost construction for commercial structures intended for renting or lasting purposes will also have ramifications on India's investment climate, with legal changes to take retrospective effects from July 2017। ठीक है, तो इसमें यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द गेटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मेन काम क्या है आपका, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्यों स्टैब्लिश किया गया था, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है कि वर्ल्ड में जो भी ट्रेड है उसको ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, अगर हम एक तरीके से ये देखें, है ना, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, अगर किसी कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसा ट्रेड हो रहा है जिसके कुछ कंट्रीज जो है ज्यादा यहाँ पे टैक्स इम्पोज कर रही हैं आपका, है ना, तो जो आपका ट्रेड है उसको किस तरीके से स्मूथ बनाया जाए, इसके लिए क्या है, अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है तो हम कहाँ जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के पास जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है। देखिए, द जेनेवा बेस्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच सर्व एज अ मल्टीलैटरल ट्रेड रेफरी इज set to miss yet another crucial target of revitalizing a full and well functioning dispute settlement system। अब देखो, आप सभी को पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम भी होता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी बात करते हैं, यहाँ पर भी एक अपैलेट बॉडी है जो कि इस तरीके की जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको यहाँ पर क्या करती है,
रिजॉल्व करती है। लेकिन सिंस 5 years आप देख रहे हैं, इट हैज बीन 5 years सिंस द अपैरेट बॉडी द सेकेंड टायर ऑफ द WTO's 2-tier dispute settlement system has been non-operational due to persistent blocking by the United States and of the appointment of the appellate body members। तो यहाँ पर लास्ट 5 years से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि appellate body ये WTO की आपकी सेकंड नंबर पर, जैसे कि WTO है उसी के अंदर सेकंड नंबर पर आती है, ठीक है, जिसका काम क्या है, डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूएस ने क्या करके रखा है, इनके जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर उसको रोक के रखा है, ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो आपकी बॉडी है वो कैसी है, नॉन फंक्शनिंग है ना, नॉन ऑपरेशनल है। सो दी ऑब्स्ट्रक्शन बिगिन ड्यूरिंग द बराक ओबामा। ये ऑब्स्ट्रक्शन कब से बिगिन होता है, जब से बराक ओबामा जी का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जी आते हैं तो वो भी यहाँ पर ब्लॉक करके रखते हैं। फिर आपके जो बाइडेन आते हैं और फिर से यहाँ पर आपके न्यू प्रेसिडेंट आ चुके हैं। तो हमने ये देखा था यूएस हॉस्टाइल स्टैंड्स टुवर्ड्स द appellate बॉडी विल इंटेंसिफाई फर्दर व्हाट इज एंटिसिपेटेड टू बी हाईली प्रोटेक्शनिस्ट ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर अभी भी हमें यही लग रहा है कि appellate बॉडी में मेंबर्स का क्या होगा, आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। while the WTO panel first stage of dispute settlement continue to operate and render decisions solving trade disputes between WTO member countries। जो फर्स्ट स्टेज है अभी वो सेटलमेंट, मतलब कि आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मतलब फर्स्ट स्टेज है वो तो ऑपरेशनलाइज्ड है, ऑपरेट कर रहा है चीजों को। लेकिन जो सेकंड स्टेज आपकी जो अपैलेट बॉडी है वो यहाँ पर नहीं आपकी ऑपरेशनलाइज, नॉन ऑपरेशनलाइज है। ओके, सो द प्रॉमिस क्या था, द अंडरस्टैंड द फ्यूचर इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट रिफ्लेक्ट द पास्ट। द एस्टैब्लिशमेंट आपका WTO कब स्टैब्लिश होता है, 1995 में। इससे पहले क्या होता है, WTO से पहले कौन होता है, WTO से पहले यहाँ पर होता है आपका GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये आपका 1948 से 1994 तक होता है। फिर 1995 में आपका क्या जाता है, WTO। तो ये फैक्ट है, आपको ये फैक्ट डायरेक्टली देखिए न्यूज़पेपर में गिवन है। सो दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये यू कैन सी। ओके, सी एज द इंटरनेशनल, ओके, एज द international trading community witnessed a transition from the General Agreement on Tariffs and Trade era that held sway away from 1948 to 1994 to the WTO. It marked a shift from diplomacy-based trade multilateralism टू अ रूल बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पर ये आता है, इससे ये भी था कि हम ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा प्रमोट करेंगे एंड ऑल दीज थिंग। सो ये आपका हुआ। सो WTO एज अ थिकनिंग ऑफ लीगैलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन पुट डिफरेंटली कंट्रीज वर विलिंग टू एक्सेप्ट सेवरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर स्टेट कंडक्ट एंड सब्जेक्ट देमसेल्फ टू द बाइंडिंग ज्यूरिडिक्शन ऑफ द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द अपैलेट बॉडी। तो यहाँ पर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं WTO की, वो यहाँ पर ये करती हैं कि WTO जो भी कर रहा होगा हमारे अच्छे के लिए कर रहा होगा, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे हम WTO के पास जाएंगे। लेकिन जब तक ये अपैरेट बॉडी फंक्शनिंग नहीं होती तो ये आपका एक मेजर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स ये भी आ जाते हैं कि लाइक देखो WTO कब यहाँ पर बना था, आपका स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, ठीक है। और चाइना ने इसे कब ज्वाइन किया, 2001, ये आ जाता है, ठीक है। सो द यूएस फैसिलिटेटेड चाइना's accession to the WTO in 2001, hoping this would lead Beijing to dismantle its state-led industrial policies। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इसका ऑब्जेक्टिव मतलब ये था कि चाइना को WTO में यहाँ पर इसका मेंबर बनाने का ऑब्जेक्टिव यूएस का ये था कि जो स्टेट लेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में चाइना की, वो क्या हो जाएंगी आपकी डेट्रीमेंटल, मतलब डिसमेंटल हो जाएंगी, जिसमें हम अडॉप्ट फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को, इन सारी चीजों को अडॉप्ट किया जाएगा। हाउएवर दिस एक्सपेक्टेशन डिड नॉट मटेरियलाइज। ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं यूएस की वो मटेरियलाइज नहीं होती है ना। सो देयर इज अ वाइड स्प्रेड बिलीफ इन द यूएस दैट चाइना एक्सप्लॉइटेड द WTO सिस्टम टू इट्स एडवांटेज। तो यहाँ पर यूएस के माइंड में एक चीज ये है कि चाइना ने क्या किया है, WTO का जो सिस्टम उसको एक्सप्लॉइट किया है ना, और उसका एडवांटेज यहाँ पर लिया। सो द WTO एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स हिंडर द यूएस फ्रॉम डीलिंग डिसिसिवली विद द चाइना। तो ये मेन यहाँ पर चाइना का इन सब का इशू है, जिसकी वजह से इसमें रिजीम चेंज वगैरह ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको सिर्फ अभी यहाँ पर ये जो फैक्ट्स हैं ये याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कैनरी इन द कैनोपी। ओके, अभी आप सभी को पता है यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यहाँ पर रिलीज हुई, और इसमें नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना तो ये कहा जा रहा है कि हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट जो लाइक आप कह सकते हैं फॉरेस्ट और ट्रीज
25% ऑफ इंडियाज लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट और ट्रीज। ठीक है, पहले 21% था, अब ये इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 25% हो चुका है। देखो नंबर्स में तो ये चीजें बहुत अच्छी लग रही, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि नंबर्स के साथ साथ चीजें क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अलाउड टू बाईपास इन्वायरमेंटल लॉस। अब देखो आप बेस्ट एग्जाम्पल लीजिए, निकोबार आइलैंड में यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, चल रहा है ना, तो उसको यहाँ पर क्या है, आपका क्या होता है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट होता है, इन्वायरमेंट असेसमेंट होता है। लेकिन हमने क्या किया, उन प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसने जो इन्वायरमेंटल जो असेसमेंट था, जो लॉस थे, उसको बाईपास कर दिया। आप ओवरऑल देखिए तो यहाँ पर उसकी वजह से कितने ट्रीज कट हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही, तो हम अगर ओवरऑल देखें तो इसका असेसमेंट ये पास नहीं कर सकता था प्रोजेक्ट, लेकिन एनी हाउ हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इससे वो क्या हुआ, वो असेसमेंट पास हो गया, लॉ को बाईपास कर दिया। तो इससे हम क्या करें, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल लॉज है हम उसे क्या कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में वही बात की गई है। देखिए, India's forest governance has been typified to attempts to break free from European colonist insular views of forest as a source of timber codified in the laws of country. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे, courts and conservationists have demanded that state follow the dictionary definition of forest, whereas the administration has been muddying it exclude community forest. अब देखो यहाँ पर जैसे कि कोर्ट वगैरह में इन सारी चीजों में केस वगैरह, आपके पिटिशन वगैरह भी फाइल होते हैं, तो उसमें अगर हम फॉरेस्ट की डेफिनेशन देखें तो हमें डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या करना चाहिए, यूज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। आपने ऐसा किया, फॉरेस्ट कवर को इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया ट्रीज कवर। कितने ट्रीज कवर, आपको इस लैंड की जरूरत है, यहाँ पर फॉरेस्ट था, हमने इसको कट कर दिया, और हमने कट करके ये कहा कि यहाँ फॉर एग्जांपल 50 प्लांट्स थे, सॉरी 50 ट्रीज थी, अब इतने ही ट्रीज हम क्या कर देंगे, इस एरिया में फिर से प्लांट कर देंगे। तो आपने देखो कट करना, यहाँ की चीजों को चेंज करना, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। आपने एक बार प्लांटेशन तो कर दिया, लेकिन क्या पता वो उतना जितना यहाँ पर कवर अप था वो भी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये जो फॉरेस्ट कवर है उसको किससे, ट्री प्लांटेशन से आपका क्या किया जा रहा है, कंपनसेट किया जा रहा है। वाइल इंक्लूडिंग प्लांटेशन एंड ऑर्किड्स, इवन द एडमिनिस्ट्रेशन impetus is murky and it is allowing India to claim it is growing its carbon sink towards the climate commitments। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया क्या है, अपना जो कार्बन सिंक है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब देखो 25% फिगर, ये जो हमने यहाँ पर अभी तो बता दिया कि हाँ हमारा जो लैंड कवर है वो 25% है, लेकिन ये जो फिगर है वो क्या हाइड कर रहा है, दिस इज हाइट्स फॉरेस्ट कवर लॉस, जो आपका जो बायोडाइवर्स वेस्टर्न घाट में जो लॉस हुआ है, नीलगिरीज में जो लॉस हुआ आपका, नॉर्थ ईस्ट में श्रिंकिंग ऑफ मैनग्रोव्स इन द कच्छ एंड द अंडमान एंड द मॉडलिटी डेंस फॉरेस्ट एंड ऑनगोइंग इंडेंजरमेंट ऑफ ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये सारी चीजों को इसने क्या किया, 25% ने आपका हाइड कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी हिडन है इसके चलते। The report also lacked details about whether it is estimates of carbon sequestration potential of degraded land account for a specific use to use they are currently being suspected। तो ये सारी चीजें, अब देखो हम इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया स्टेट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है आपकी, ये पब्लिश की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसके द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर 1987 से बाइनलियल बेसिस पर इसको क्या किया जाता है, आपका पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इट कैरीज आउट इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज है उसका असेसमेंट होता है ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा, फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020, ये आपकी 18th ऐसी सच रिपोर्ट है इस सीरीज में। ठीक है, रिपोर्ट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, फॉरेस्ट कवर होता है, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक इन इंडियाज फॉरेस्ट, इंस्टेंसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर, एग्रोफोरेस्ट्री एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसमें कंटेन होती हैं। अब ये है रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स। तो इसमें देखो कहा है कि जो फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया का वो कितना है, 25.17% है। ठीक है, पहले ये 21.76% यहाँ पर था। तो इतना हमारा 3.41% आपका ट्री कवर क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ है। 2021 के कंपेयर में देयर इज इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री।
21 के कंपैरिजन में ये आपका क्या हुआ है, जो ट्री कवर है इंक्रीज हुआ है। टॉप 4 जो स्टेट है आपके जहां पर मैक्सिमम फॉरेस्ट और ट्री कवर आपका इंक्रीज हुआ, कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। टॉप 3 स्टेट जिनमें मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर है आपका कौन कौन से? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। एरिया वाइज देखें जिसमें आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट और ट्री कवर देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ये आपका हो गया, ठीक है। जैसे हमने एरिया वाइज यहाँ पर देख लिया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या 3 स्टेट हैविंग फॉरेस्ट कवर, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मैनग्रोव का यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मैनग्रोव कवर है हमारा कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर इन द कंट्री, ये आपका है, ठीक है। तो ये आप टेबल देख लीजिए, आपको थोड़ा इसमें से ज्यादा क्लियर होगा। ट्री कवर एक अलग चीज है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है आपका? एक अलग चीज होता है। आपको इन बातों पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को यहाँ पर मिलाकर ये कहा गया है कि टोटल जो हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर है 25.17% यहाँ पर है, ठीक है। ये है आपका मेन जो रिपोर्ट का क्लासिफिकेशन और एरिया कवरेज बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये छोटा सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये है, आप ये पिक्चर आपको दिख रही है कि जो ये कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, और वो किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किसको? अरविंद केजरीवाल जी को। तो ये जो वीडियो है इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, इस तरह की चीजें रिलीज किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसके अगेंस्ट में फिर जो आपकी बीजेपी है उन्होंने भी फिर क्या किया, वीडियोस इस तरीके के जनरेट किए। तो ये जो AI वीडियोस हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड जो वीडियोस हैं, अब ये क्या है आपका पॉलिटिकल स्फेयर में भी क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा अपना जो रोल है उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अपना जो प्लेस है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर नहीं रहे हैं, हो चुका है। अब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो AI जनरेटेड वीडियोस यहाँ पर आपके आएंगे और इससे बहुत ज्यादा जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आपका स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को हमें रेगुलेट करना होगा। अब देखो ये वीडियो जो है आपका AI जनरेटेड है, लेकिन इसमें कोई वाटर मार्क या हॉल मार्क नहीं होता कि दैट दिस वीडियो इज AI जनरेटेड, है ना। जैसे कि कुछ एप्स होते हैं ना, इसमें अगर हम एडिटिंग वगैरह कर देते हैं तो उसमें वो अपना एक वाटर मार्क दे देता है ना, कि ये जो है इससे एडिट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम जहां पर इस आर्टिकल में वही बात की जा रही है कि AI जनरेटेड जो कंटेंट है, अब वो क्या कर रहे हैं, जितने इनकी AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमें फायदे हैं उनसे ज्यादा हमें, अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं किया तो हमें इसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ही, ठीक है। तो इस चीज को हमें रेगुलेट करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सेंटर स्क्रैप्स नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 to 8 लेज स्ट्रेस ऑन रेमेडियल मेजर्स। अब देखो पहले आप सभी को याद होगा, पहले की नहीं अभी भी ये चलता है, क्लास 5 से 8 तक, मतलब कि क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप चाहे पढ़ाई करो या ना करो, आप फेल नहीं होंगे, आप डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा था, लाइक देखो 9, 10, 11, 12 में आप सभी को पता है कि फिर रट्टाफिकेशन ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन अब पहले से ही 8th क्लास तक क्या होता है आपका फाउंडेशन होता है। वहां तक अगर बच्चे के माइंड में यह है कि ठीक है हम पढ़ाई करें या ना करें, जिसको पढ़ना है तो ठीक है वो तो एनी हाउ पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना उसके माइंड में भी मतलब एक तरीके से प्रेशर तो रहेगा नहीं, ठीक है मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरा तो प्रमोशन हो ही जाना है 8th क्लास तक, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। तो इसमें ये जो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि जो फियर है वो डेवलप हम नहीं कर पाते, फियर नहीं कहेंगे इसको एक तरीके से, बट स्टिल यहाँ पर ये जो चीज है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो सेंटर ने अभी क्या किया, जो नो डिटेंशन जो डिटेंशन वाली ये पॉलिसी थी उसको स्क्रैप कर लिया है, और ये रेमेडियल मेजर्स की बात की है कि जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे हम उनका फिर से री एग्जामिनेशन होगा और बैक टू बैक री एग्जामिनेशन होगा। तो व्हेन द चिल्ड्रन इज हेल्ड बैक, द क्लास टीचर शैल गाइड द चाइल्ड एज वेल एज द पेरेंट इफ नेसेसरी and provide specialized inputs after identifying the learning gaps at various stage of assessment. Mr. Kumar further said, we also want the learning outcomes of the student to be better. अब देखो 8th क्लास तक बच्चा हो जाता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि उसको नॉर्मल जो रीडिंग करनी होती है ना, वो चीजों को रीड भी नहीं कर पाता, नॉर्मल हिंदी की रीडिंग हो या फिर इंग्लिश की रीडिंग हो, मैथ्स के जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनके फैक्ट्स यहाँ पर क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे क्लासेस में फर्दर जो आपकी हायर क्लासेस होती हैं उनमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर जो उनका बेसिक क्लियर नहीं है, जो फाउंडेशन है वही आपका स्ट्रांग नहीं है, तो हम आगे कैसे इंश्योर कर सकते हैं चीजों को। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।